नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, जो कि फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस से प्रश्न बनते हैं तो आपको यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स चैप्टर पे पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें टॉपिक कौन कौन से आ जाएंगे तो मात्रक, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा और न्यूटन के नियम, ये सारे टॉपिक आपके यांत्रिकी चैप्टर में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। जिससे बात करेंगे हम लोग 220 एमसीक्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाले हैं कि पिछले 20 वर्षों में पूछे गए ये प्रश्न है, जो कि बार बार रिपीट होता है प्रश्न, क्योंकि एक ही चैप्टर है और हर साल परीक्षाएं होती रहती हैं। तो कहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो इसी वीडियो से प्रश्न बनेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। और वीडियो को सोकर ना देखें, हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठकर वीडियो देखिए, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो होता है। आप लोग अगर 10-15 मिनट बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ऐसे हम लोग 50-50 प्रश्न का पार्ट लाते रहेंगे वीडियो का। आप लोग ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। दोस्तों हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का हम समय देंगे, उसमें आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। मैंने बताया भी था कि 20 वर्षों से ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। यानी कौन सी मात्रा है जो जड़त्व का है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हालांकि वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी, पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आइए मिलान करते हैं। उच्च वेग मैक में मापा जाता है, जबकि तरंग धैर्य एंगस्ट्रम में, दाब पास्कल में, ऊर्जा जूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे दोस्तों, उच्च वेग को मापा जाता है मैप में, तरंग धैर्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जूल आपका हो जाएगा दोस्तों कार्य, याद रखेंगे, एम्पियर धारा, वाट सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर और कैलोरी ऊष्मा। यानी ऊष्मा मापा जाता है कैलोरी में, विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में, कार्य मापा जाता है जूल में और सामर्थ्य मापा यानी बल वाट में और धारा मापा जाता है एम्पियर में। याद रखेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों हालांकि रेलवे ग्रुप डी में अभी तक प्रश्न ऐसे नहीं पूछे गए हैं। एक एक करके ही प्रश्न आता है, ऐसे मिलान करने वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में। हालांकि इस बार आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साइंस के प्रश्न होने वाले हैं। और बिहार एसएससी जो कि सीजीएल लेवल का आया है, उसमें तो 25 प्रश्न साइंस के पूछे जाने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। तो आइए मिलान करते हैं। त्वरण, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे। बल न्यूटन, कृत कार्य जूल और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। यानी एक तरफ आपका इकाई था और दूसरी तरफ भौतिक राशियाँ। आइए एक बार और रिपीट करते हैं। त्वरण का होता है इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृत कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड। याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। समय का मात्रक क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष, जो कि समय का मात्रक नहीं है। किसका है, तो दूरी का है। आप लोग याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट, पार्सेक किसकी इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। पार्सेक जो है ये दूरी की इकाई है। पार्सेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, ये सारे दूरी के इकाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई सुमेलित है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सुमेलित है।
समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, नौका संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये गलत है क्योंकि उष्मा की इकाई होती है दोस्तों केल्विन, आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एक मात्रक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है किसकी इकाई है? ये प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। नेक्स्ट, पास्कल इकाई है दाब की, याद रखेंगे पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। दोस्तों आपको हर एक प्रश्न के लिए 3 सेकंड का समय मिल रहा है, आप उसमें उत्तर बता सकते हैं। तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट, जूल निम्नलिखित की इकाई है, यानी जूल जो है किसका इकाई है? ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, और एग्जाम के माहौल में आप लोग गलती कर देते हैं, प्रेशर आपके सर पे बन जाता है दिमाग पे, और इसलिए थोड़ी गलतियां हो जाती है। उस गलतियों के सुधार के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जो भी आपको लगता है कि आप प्रश्न आपको नोट करने लायक है, आप नोट करते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल किसका इकाई होता है? ऊर्जा का। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू है वो कब की गई थी? 1971 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971, जो कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 में। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, हर्ट्ज नहीं भी लिखे, ये HZ भी लिखे तो आप लोग उसको हर्ट्ज समझें। और ये किसकी यूनिट है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है तरंग धैर्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति, जो कि हर्ट्ज एक यूनिट है, तरंगों की आवृत्ति मापने में मदद करती है। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा का इकाई क्या है? राइट आंसर है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का इकाई होता है एम्पियर। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? जो एसआई पद्धति लागू है उसमें लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? लेंस तो डायोप्टर, याद रखेंगे लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन को मापने में, पेशाब में शक्कर, या वातावरण में ध्वनि और वायु में कण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एम्पियर नापने की इकाई है, यानी एम्पियर किसकी मापने की एक इकाई होती है? तो अभी मैंने बताया था विद्युत धारा यानी करेंट का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता का एसआई गुणांक होता है दोस्तों मात्रक, आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है, याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? यानी कुछ भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है जिसमें से एक का समान विमीय सूत्र नहीं होता है, वो है बल एवं दाब। इसका विमीय सूत्र जो होता है दोस्तों समान नहीं होता है। मैं बहुत जल्द फिजिक्स का डिटेल क्लास भी लेकर आ रहा हूँ, अभी आप लोग MCQ फॉर्म कर लीजिए, फिर मैं डिटेल्स भी करा दूंगा आप लोग को। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए डिटेल्स क्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब का विमीय सूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको खगोलीय इकाई के द्वारा मापा जाता है।
आप लोग को पता होगा एक खगोलीय उसी को बोला जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जितनी दूरी है उसको एक खगोलीय बोला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, यानी अविमीय राशि जिसका विमा ही नहीं होता है, जिसका विमीय सूत्र नहीं होता है, वो है आपका विकृति। याद रखेंगे दोस्तों, विमीय अविमीय राशि होती है विकृति। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों मौजूद हो, और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण मौजूद हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। याद रखेंगे दोस्तों, यह एक सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान, तो है क्या? अदिश राशि। याद रखेंगे, द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि। संवेग, वेग और कोणीय वेग सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, अदिश राशि है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से आप लोग फटाफट अदिश राशि को चुन के बताइए। तो अदिश राशि है ऊर्जा। याद रखेंगे दोस्तों, अदिश राशि क्या है? ऊर्जा। बल आघूर्ण सदिश है, संवेग सदिश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? फिर से आपको एक सदिश राशि को चुनना है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में से आपको सदिश राशि को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। याद रखेंगे दोस्तों, ये संवेग जो है सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा, कार्य ये अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश है? इसमें से एक सदिश नहीं है, आपको बताना है। 3 सेकंड आप समय ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन जो कि सदिश राशि नहीं है, तो है क्या? अदिश राशि है। याद रखेंगे आप लोग, आयतन एक अदिश राशि है। विस्थापन, वेग और बल ये तीनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। वेग जो है दोस्तों सदिश राशि है, और द्रव्यमान, समय, लंबाई ये अदिश राशियां हैं। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, आपको बताना है। घनत्व, द्रव्यमान या आयतन या चाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। आप लोग याद रखेंगे, एक व्युत्पन्न परिभाषा इसका नहीं है द्रव्यमान का। नेक्स्ट प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण, एक्सेलरेशन ज्ञात करने का कौन सा सूत्र सही आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ये त्वरण निकालने का सूत्र आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यानी पदार्थ के जो संवेग होता है और उसका वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होती है? द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक नियम जो होता है दोस्तों, उसके अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय वेग। यानी प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यानी एक लड़की झूला पर बैठकर झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? यानी जब अचानक लड़की खड़ा हो जाती है तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा। ये थे आपके 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा दोस्तों। इसकी दोलन गति जो है वो कम हो जाएगी, यानी आवर्तकाल में कमी आ जाएगी जब लड़की झूला पर से खड़ा हो जाती है। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी दोस्तों एक मेज जो गोल है वो चक्कर लगा रहा है गोल गोल, इस पर अचानक एक लड़का आता है दौड़े दौड़े, इस पर आके बैठ जाता है। जैसे इस पर बैठेगा तो इसका कोणीय वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा?
तो दोस्तों ये कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, अचानक लड़का दौड़े दौड़े आकर इस पर बैठ जाएगा तो इसका कोणीय वेग जो होता है दोस्तों कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण में क्या अंतर होगा या गतिज ऊर्जा में क्या अंतर होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, आप लोग को पता होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू एम इंटू भी, भी की जगह रख लेंगे 2 रख लेंगे, ठीक है, भी का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू एम इंटू 4 तो हो जाएगा 2m। आप लोग याद रखेंगे कितना आया था, 2m, कितना आया था लिख देते हैं यहाँ 2m। आइए अब दोगुना करते हैं भी का मान, यानी वेग का मान दोगुना करते हैं। 1/2 इंटू एम इंटू, पहले 2 रखे थे इस बार 4 रखेंगे 4, तो हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू 16। कितने दफ़ा हम कटेगा, 8 बार में। इस बार क्या आया दोस्तों, पहले आया था 2m, अब आ रहा है 8m, यानी क्या गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। आप लोग याद रखेंगे, मेन है इसमें फार्मूला 1/2 mv², ये आपको याद रखना है, गतिज ऊर्जा निकालने का ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि आप लोग को पता है कि द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए ना उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, यानी भार बदलते रहता है और द्रव्यमान नहीं बदलता, ये अंतर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यानी कोई भी वस्तु अपना विराम अवस्था बनाए रखना चाहता है तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये नियम जो न्यूटन दिए थे ये किस नियम पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे ए, प्रथम नियम पे आधारित है कि जब तक बाह्य बल किसी वस्तु पे कार्य नहीं करता है तो वो वस्तु अपना विराम अवस्था बनाए रखना चाहता है। ये कौन सा नियम में है, तो प्रथम नियम में, जो कि न्यूटन का 3 नियम दिया गया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पहला नियम था, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है या बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कब, जब असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है तब बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों और कॉपी पे इस प्रश्न को नोट भी करते चलेंगे। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल, यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया तथा प्रतिक्रिया पर आधारित है। आपको इसमें 4 उदाहरण दिख रहा है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए बल, उसी को बोलते हैं तीसरा नियम, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और यह किस नियम पर आधारित है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल जो था वो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में अगर प्रतिक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। देखिए न्यूटन का 3 नियम था, पहला नियम देख लिए, दूसरा नियम भी देख लिए। अब ये प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम, क्योंकि तैरने में दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया बल का काम करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ से नदी की धारा की गति होती है और दूसरे तरफ से जो तैराक है उसकी गति होती है, दोनों में आपस में क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। ये इधर धक्का देता है और ये इधर धक्का देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कि बाह्य बल कार्य न करता हो, यानी वही प्रश्न है न्यूटन के पहले नियम का कि
कोई पिंड विरामावस्था में बना रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहुल्य कार्य ना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन द्वारा ये बताया गया था। और न्यूटन के किस नियम में? तो फर्स्ट नियम में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? जो बल की परिभाषा न्यूटन दिया था वो किस नियम में दिया था? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गति का पहला नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था उसमें बल की परिभाषा दी गई थी F बराबर ma। आप लोग फार्मूला भी याद रखेंगे। F से होता है फोर्स, M से द्रव्यमान यानी मास और A से एक्सेलरेशन त्वरण। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, किसी पिंड का उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। देखिए दोस्तों, जड़त्व गति का विरोध करता है। आप लोग ऐसा याद रखेंगे क्योंकि जब भी आप बस में बैठे रहते हैं, अचानक ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जड़त्व के कारण ही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? वही जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। आप लोग याद रखेंगे न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम ही कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? आप लोग देखे होंगे कि घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींचता है, वो किस बल के कारण ऐसा कर पाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा ही घोड़ा ऐसा कर सकता है कि घोड़ा जो है किसी गाड़ी को खींच लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? यानी किस नियम के द्वारा इस कथन को समझाया जा सकता है? आप लोग यात्रा करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, ट्रेन हो या बस हो या जीप हो, किसी भी गाड़ी में अगर यात्रा करते हैं, अगर वो रुकी हुई है, अचानक स्टार्ट हो जाए या फिर ब्रेक लगे तो किस नियम के अनुसार ये काम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे न्यूटन के पहला नियम। और न्यूटन के पहला नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। और पहले नियम से ही बल का परिभाषा मिला था F बराबर m में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? जो रॉकेट को छोड़ा जाता है दोस्तों, तो पीछे आप लोग देखते होंगे धुआं टाइप का निकलता है और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हालांकि न्यूटन के ही सिद्धांत में काम करता है, लेकिन न्यूटन के भी तो 3 नियम हैं, उसमें कौन सा नियम पे आधारित है? और ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय नियम। क्योंकि प्रतिक्रिया क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। इसमें पीछे की तरफ धुआं निकलता है और आगे की तरफ रॉकेट निकलती है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो कौन सा नियम? तृतीय नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए और लाइक कमेंट तो करते रहिए दोस्तों। और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। दोस्तों, अश्व मतलब घोड़ा होता है और अश्वारोही जो घोड़े पे बैठा रहता है। अगर घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की चांस ज़्यादा हो जाती है। किस कारण? तो ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व के कारण। जड़त्व भी कई प्रकार की होती है, तो इसमें विश्राम जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि अचानक अगर घोड़ा चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़सवार के गिरने की चांस बढ़ जाती है। किसके कारण? तो विश्राम जड़त्व के कारण। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये पार्ट 1 है दोस्तों। ऐसे ही पार्ट 4 तक आने वाला है मैकेनिक्स चैप्टर यानी यांत्रिकी चैप्टर से। और जितने भी साइंस के टॉपिक हैं हम सारा टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो भी देख रहे हैं जिसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। और स्पोर्ट यानी खेल से भी हम लोग पहला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसको भी प्लेलिस्ट बना हुआ है या वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।